पिछले भाग में हमने देखा था कि मशहूर वकील मनोज साल्वे की दुनिया तब उजड़ गई जब उनकी लॉ की डिग्री फर्जी पाई गई। उनके दोस्त गजेंद्र ने उन्हें सलाह दी कि वे मीडिया से बचकर रहें और बात को दबा दें। लेकिन क्या एक पिता अपनी बेटी की नजरों में गिरकर चैन से रह सकता है? नमस्कार दोस्तों, शनि हिंदी कहानियाँ पर आप सभी का स्वागत है। आज हम युवा लेखक दिव्य प्रकाश दुबे जी के चर्चित उपन्यास यार पापा का दूसरा भाग लेकर आए हैं। चलिए जानते हैं आगे की कहानी। कॉफी खत्म हो चुकी थी। एक कॉफी पीते हैं, फिर सोचते हैं, गजेंद्र ने वेटर को इशारा करके किया। कॉलेज के समय के जैसे ही दूसरी कॉफी ऑर्डर हुई। जब वे पीते थे तो 2 बार पीते थे। एक बार में बातें पूरी ही नहीं होती थी। दूसरी कॉफी आने तक दोनों चुप थे। सामने रखे टिश्यू पेपर पर मनोज कुछ लिख रहा था। तुम्हारी एजुकेशन लीव का क्या है? मनोज ने पूछा। सेट है, जब चाहूँगा हो जाएगी। जब नौकरी शुरू की थी तो सोचा था कि दुनिया बदल देंगे। 25 साल साले ऐसे निकल गए। गजेंद्र ने कहा, तुम पुणे गए थे ना, कोई लेक्चर था ना, कैसा हुआ? हाँ यार पार्टनर, अपने कॉलेज में लौटकर अच्छा लगता है। मीता मिली थी, अपने कॉलेज की प्रिंसिपल हो गई है। उसी ने बुलाया था, तुम्हें पूछ रही थी। हाँ यार, उससे सालों से सही बात नहीं हो पाई। कुछ दिन पहले एक कॉन्फ्रेंस में मुझे वह भी मिली थी, लेकिन मैं बहुत कम देर के लिए मिल पाया। मनोज की आवाज में पछतावे की आहट थी। अब कर लेना उससे बात। वैसे कॉलेज जाकर लगा कि ब्रेक लेना चाहिए। सोच लिया है कॉलेज जाऊंगा, 1 साल आराम करूंगा, नए लोगों से मिलूंगा। बोर हो गया यार ब्यूरोक्रेसी में। वही तामझाम। गजेंद्र ने कहा, आइडिया बुरा नहीं है, पलक झपकते ही लाइफ फिसल जाती है पार्टनर। लेकिन यार कॉलेज जाने का टाइम नहीं है। मनोज अब मुस्कुरा रहा था जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। तुम साले हंस कैसे रहे हो? यहाँ आग लगी हुई है, मीडिया वाले खा जाएंगे तुम्हें। मनोज खूब जोर से हंसा। कितनी भी बड़ी खबर हो कुछ घंटे में बासी हो ही जाती है, वो टेंशन नहीं है। एक दिन चलेगा, फिर मीडिया खुद ही शांत हो जाएगी और भूल जाएगी। मनोज की यह मुस्कान गजेंद्र को बहुत पहचानती थी। शासा कैसी है? गजेंद्र ने पूछा। 1 साल हो गए बात ही नहीं कर रही। रोज कोशिश करता हूँ, मनोज ने कैफे के बाहर तेजी से निकलती गाड़ियों को देखते हुए कहा। गजेंद्र ने मनोज को बीच में काटते हुए पूछा, मैं बात करूँ कोई फायदा नहीं है। लोगों के केस सॉल्व करने के चक्कर में तुमने खुद को इतना उलझा लिया है। गजेंद्र ने अब सीरियस होते हुए कहा, सहसा बात नहीं करती, बस यही लगता है कि मनोज कहते कहते रुक गया। वह शायद अपनी उलझी हुई जिंदगी को सुलझाने का सिरा ढूंढ रहा था। कैफे से उगता हुआ सूरज देख रहा था। दोनों का ध्यान सूरज पर गया। कॉलेज में रात भर बात करते थे यार हम, मनोज ने कहा। लगता था कि रात भर बात करके हमने ही सूरज को उगाया है। बात नहीं करते तो सूरज उगता ही नहीं। गजेंद्र ने जोड़ा। सुबह हो गई है, कुछ देर सो जाओ, कल का दिन लंबा होने वाला है। गजेंद्र यह कहकर उठ गया। गजेंद्र को छोड़कर अब मनोज अपने घर पहुंचा तो वहां मीडिया वाले पहले से ही पहुंच चुके थे। वह घर के बाहर से ही लौट गया और वापस गजेंद्र के घर आकर सो गया। उसने सोने से पहले अगले दिन के सभी अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दिए। वह जब सुबह उठा तब तक न्यूज में उसकी खबर चल रही थी। बार काउंसलिंग में उसकी प्रैक्टिस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। न्यूज पर मनोज का कट्टर दुश्मन यह कह रहा था कि इस तरह की घटनाएं शर्मनाक हैं। जब तक इस मामले की पूरी जांच नहीं हो जाती तब तक मनोज साल्वे कोई भी केस नहीं लड़ सकते। हर न्यूज में बार बार यह दोहराया जा रहा था कि हर बात में बढ़ चढ़कर बोलने वाले मनोज साल्वे ने साधी छुपी। कोर्ट के बाहर कुछ नए वकीलों में बाइट भी चल रहे थे कि इतने बड़े वकीलों का ऐसे करने से देश का नाम खराब होता है। गजेंद्र ने टीवी बंद करने के लिए रिमोट उठाया। मनोज ने उसको रोक दिया। मनोज के मोबाइल पर बेटी का मैसेज आया, यू आर अ फेक। बाकी सबसे मनोज को इतना फर्क नहीं पड़ता जितना कि अपनी बेटी के मैसेज से पड़ा। मनोज ने रात में टिश्यू पेपर पर जो लिखा था उसको अपनी जेब से निकालकर सामने पड़े एक लेटर पैड पर कुछ लिखा। मनोज की आदत थी, बड़े से बड़े केस को पूरी समरी एक ही पन्ने में लिखकर जाता था और वही पन्ना लेकर सब दलीलें देता था। कागज पर लिखते ही वह मुस्कुराया। गजेंद्र को समझ आ गया था कि इसके दिमाग में कुछ खुराफात सूझ गई है।
3 मनोज ने कोर्ट में सीनियर जज साहब से मिलने की एक अर्जी डलवाई। उसी दिन जज के सामने ही उसको कुछ समय मिल गया। एक फर्जी डिग्री का मामला भी अब हाई प्रोफाइल हो चुका था। उसके जूनियर्स को केस के बारे में सब कुछ पता भी होता तो भी मनोज कई बार उनको दलीलें देते समय चौंका देता था। फिर आज तो उनको कुछ पता ही नहीं था। इससे पहले कि जज को कुछ समझ आता, मनोज ने कहा, सर बहुत बड़ी गलती हुई है मुझसे। अब मैं इस गलती को सुधारना चाहता हूँ। कैसे सुधारेंगे? फाइनल ईयर का एक पेपर नहीं दे पाया था। पहले और दूसरे साल में मैंने टॉप किया था। मैं चाहता हूँ मुझे फिर से कॉलेज जाकर डिग्री पूरी करने का मौका मिले। जज को यह बात सुनकर कुछ देर तो यकीन ही नहीं हुआ कि यह उसने क्या सुन लिया। मनोज जी, आपको पता है, आपको रोल मॉडल मानकर हर साल न जाने कितने ही युवा लॉयर बनते हैं। आपकी गलती इतनी बड़ी है कि मनोज ने बात को बीच में काटते हुए कहा, मुझे बड़ी सजा मिलनी चाहिए, लेकिन डिग्री नहीं होने से मेरी नॉलेज, मेरा ज्ञान कम तो नहीं हो जाता। आप मुझको एक मौका तो दीजिए, मैं सब कुछ सही कर दूंगा। जिस सोच में डूब गया, उसको यकीन नहीं आ रहा था कि क्या मनोज सही में ऐसा कर रहा है या फिर उसके केस की दलील के जैसे ही कोई दाव पेच तो नहीं। सोच लीजिए, आप शायद जब डिग्री करके आए तब तक आपको एक्सेप्ट ना करें। मुझे अपने लिए यह काम करना है सर, सबके लिए नहीं। मनोज ने अपनी जेब में रखे हुए टिश्यू को छूकर कहा। कोर्ट के बाहर मीडिया वालों की भयंकर भीड़ थी। लोग 2 खेमों में बटे हुए थे। पुराने वकीलों का कहना था, मनोज बहुत चालू चीज है, ऐसे पकड़ में नहीं आएगा। डिग्री फेंक किया होगा तो भी कोई पकड़ नहीं पाएगा। जबकि दूसरा खेमा इस बात में खुश था कि इतनी बड़ी बड़ी बातें करता था। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। लोगों में बहस भी चल रही थी। किसी को कोई आइडिया नहीं था कि यह आखिर हो क्या रहा है। एक दिन पहले जिस मीडिया ने मनोज को सर आंखों पर चढ़ाया था, आज वही मीडिया मुश्किल सवालों के साथ तैयार थी। किसी को कुछ नहीं पता था। अचानक हलचल मची। हमेशा की तरह मनोज तेज कदमों से बाहर आ रहा था। उसने स्टाइलिश काला चश्मा लगाया हुआ था। चेहरे पर वही चिर परिचित विजय मुस्कुराहट थी। एकदम से कैमरा और माइक उसकी ओर टूट पड़े। क्या आपकी डिग्री फेक है? आपने देश की इमेज खराब कर दी है। जज से आपकी क्या बात हुई? आप अब क्या करने वाले हैं? मनोज किसी भी सवाल का जवाब दिए बिना आगे बढ़ा और अपनी कार में जाकर बैठने लगा। एकक माइक उसके चेहरे को लगभग छू रहे थे। मनोज कोर्ट से निकलकर सीधे एयरपोर्ट की तरफ चल दिया। 5 लॉ कॉलेज पुणे में आज की क्लास चल रही थी। शाह को उस दिन क्लास में सब लोग बार बार देख रहे थे। पूरी क्लास को पता था कि शाह के पापा इस देश के सबसे बड़े वकील हैं। क्लास में कुछ खुसर फुसर चल रही थी। सासा पहले से ही अपने पापा से परेशान थी और अब यह डिग्री वाली बात बाहर निकलने से उसको और इरिटेशन हो रही थी। मनोज साल्वे से नफरत की सासा के पास कई वजह थी। हर बच्चे के पास अपने माता पिता से नफरत करने की और प्यार करने की 1000 वजह होती हैं। जो हमारे सबसे करीब होते हैं वह सबसे ज्यादा परेशान करते हैं। सासा अपनी क्लास में काफी शार्प थी। अगर कोई यह कह देता था कि वह अपने पापा के जैसी शार्प है तो भी वह चिढ़ जाती थी। माँ और बाप का नाम अपनी पहचान से अलग कर पाना आसान नहीं है। हमारी हर अच्छाई और बुराई के पीछे उनका कोई ना कोई हिस्सा होता है। कुछ अच्छाइयाँ हमें छोड़ती नहीं है और कुछ बुराइयां हम छुड़ा नहीं पाते। कई अच्छाइयां हम में इसलिए आती हैं क्योंकि माता पिता की कुछ बातों से हमें नफरत थी और कुछ बुराइयां हम इसलिए अपने पास सहेज कर रखते हैं ताकि खुद को दुख देकर अपने घर वालों को दुखी कर सके। क्लास में कुछ लोग उससे चिढ़ते भी थे कि कॉलेज से निकलने के बाद सासा को सब कुछ बना बनाया मिलेगा। सासा लॉ की पढ़ाई इसलिए कर रही थी ताकि अपने पापा से बड़ी लॉयर बने। बच्चे अपने माँ बाप से यूं ही बदला लेते हैं, उनसे बड़ा बनकर। साकी लॉ की डिग्री एक तरह का बदला थी। अपनी क्लास में वह तेज थी, लेकिन वह लॉ के लिए पढ़ाई नहीं कर रही थी, अपने पापा से बड़ा बनने के लिए पढ़ रही थी। क्लास के बीच में मीता पटनायक यानी कि कॉलेज की प्रिंसिपल का मैसेज आया। सासा को उनके कैबिन में बुलाया गया था। मीता पटनायक खुद पुणे लॉ कॉलेज में पढ़ी हुई थी। एक जमाने में बहुत बड़ी लॉयर थी। फिर अपने पति की डेथ के बाद प्रैक्टिस छोड़कर
आकर पढ़ाने लगी थी। वह काफी तेजतर्रार थी। कॉलेज के आधे से ज्यादा लड़कों का उन पर क्रश था, क्योंकि वह पूरी तरह से एकेडमिक दुनिया से नहीं आई थी। उनके तरीके नए थे, इस वजह से वह स्टूडेंट में काफी पॉपुलर थी। मीता पटनायक कभी जताती नहीं थी, लेकिन सासा पर विशेष नजर रखती थी। उसकी दो वजह थी। पहली कि सासा उसको अपने दिनों की याद दिलाती, दूसरी वह उनके बैचमेट मनोज साल्वे की बेटी थी। सासा प्रिंसिपल के कमरे के बाहर थी। इससे पहले कभी मीता ने सासा को यूं क्लास से नहीं बुलवाया था। सासा के अंदर घुसने पर मीता ने उसके सामने बैठने का इशारा किया। वह खुद खड़ी हुई, कमरे में एक जगह से दूसरी जगह घूम रही थी। मीता पटनायक, जिसके पास शब्दों की कभी कमी नहीं होती, आज उसके पास शब्द कम नहीं पड़े थे बल्कि खत्म हो गए थे। मीता ने एक गिलास पानी पिया। कुछ पियोगी? सासा ने ना में सिर हिलाया। मनोज की न्यूज का पता चला तुमको? सासा ने हाँ में सिर हिलाया। मीता ने अपने आप को कंपोज करते हुए कहा, वो यहाँ आ रहा है। सासा को झटका लगा। इससे पहले कि वह कुछ और समझ पाती, मीता ने कहा, वो तुम्हारी क्लास में ही पढ़ेगा। मैंने उसको कहा था कि वो केवल पेपर दे सकता है, लेकिन उसने क्लास करने के लिए इंसिस्ट किया। वो तुम्हारी ही क्लास में पढ़ेगा। पर क्यों मैं? दिस इज नॉट डन। मैं किसी को रोक तो नहीं सकती, बट यू डोंट वरी, तुमको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मैं प्रॉमिस करती हूँ। कब से? सासा ने सामने रखा पानी पीते हुए पूछा। मैंने अप्रूवल के लिए भेज दिया है, 1 हफ्ते में अप्रूवल आ जाएगा। और हाँ, बाय द वे, एक गुड न्यूज भी है। आई डाउट कि अब कोई भी न्यूज गुड हो सकती है। सारा ने कमरे में टेबल पर अपना पेन धीरे से पटकते हुए कहा, तुम्हारे फेवरेट गजेंद्र अंकल भी स्पेशल कोर्स करने आ रहे हैं। यह क्या हो रहा है? मीता ने आगे बढ़कर बैठी हुई सासा को गले लगाया और उसकी पीठ पर थपथपाते हुए बोली, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम होगी। आप पापा को नहीं जानती। सासा ने कहा, वेल, मैं जानती हूँ, तुम चिंता मत करो, क्लास में जाओ और अभी किसी को इस बारे में कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। 6-7 क्लास के बाद अपने कमरे में जाकर बहुत देर तक रोती रही। लड़की जिस चीज से भागती है वही चीज उसके पीछे पड़ जाती है। सासा के लिए आने वाले समय मुश्किल भरे होने वाले थे। रोकर चुप होने से पहले वह एक फैसला ले चुकी थी। हमारे सभी बड़े फैसलों में बहते हुए पानी का बहुत बड़ा हाथ होता है। फिर नदी चाहे बाहर की हो या भीतर की, फिर चाहे बरसात आसमान की हो या मन की। सा ने एक लेटर लिखा और मीता के घर जाकर उसको दे दिया। मीता के कमरे में गाना चल रहा था। वह रिलैक्स थी, आराम से बैठकर रोज की एक वाइन के हिसाब से आधी पी चुकी थी। मीता ने ध्यान से लेटर पढ़ा और शॉप में खड़े होकर बोली, तुम ऐसा नहीं कर सकती शासा, मैं ऐसा ही करूंगी। मैं अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकती हूँ। मुझे इस कॉलेज में पढ़ना ही नहीं है। मीता के पास सा को समझाने लायक कोई बात नहीं थी। साशा की आंखों में आंसू थे। इस लॉ कॉलेज में एडमिशन के लिए उसने कितनी मेहनत की थी यह वही जानती थी। उसका सपना था यह कॉलेज, और अब वही सपना वह खुद तोड़ने जा रही है। शादा रिएक्ट कर रही हो, गलत कर रही हो। मैंने डिसाइड कर लिया है। मीरा ने कुछ देर सोचा और बोली, अगर मनोज नहीं आए तो भी तुम यह कॉलेज छोड़ दोगी? सासा ने यह बात सोची ही नहीं थी। उसने सिरनामे हिलाते हुए कहा, पता नहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। एक दिन सोच लो, फिर कल आकर मुझे बताओ। मीता ने फिर गाना चला दिया। यह गाना वही था जो मनोज के कार में उज रहा था, वही फरीदा खानम की गजल। साथ गजेंद्र सिंह के ऑफिस में गहमागहमी का माहौल था और ऑफिस के बाहर खड़े होने वाले तमाम अधिकारियों के ड्राइवर यह समझ नहीं पा रहे थे कि कोई इतना बड़ा पोस्ट पर होते हुए पढ़ने के लिए कॉलेज क्यों जाएगा। ड्राइवर तो ड्राइवर, ऑफिस में भी कोई नहीं समझ पा रहा था। गजेंद्र अपने बॉस से मिलने के लिए बाहर इंतजार कर रहा था। अंदर से बुलावा आने पर वह चीफ सेक्रेटरी के साथ जाकर बैठा। सर गजेंद्र अपने बॉस का ब्लू आइड बॉय था। चीफ सेक्रेटरी मिस्टर सुब्रमण्यम ने खुद चाय बनाई। चाय में छीने के लिए इशारा से पूछा। गजेंद्र ने मना किया। आई थिंक योर डिसीजन इज करेक्ट।
वेल ऑल द बेस्ट फॉर स्टडीज, और अगर कॉलेज में मन ना लगे तो बता देना, पहले बुला लेंगे। सुब्रमण्यम ने मुस्कुराते हुए कहा, सर थैंक्स फॉर योर सपोर्ट। गजेंद्र एकदम फॉर्मल अंदाज से बात कर रहा था। सुब्रमण्यम चाय पीते हुए कुछ सोच रहे थे। चाय खत्म करके बोले, जब मैंने सर्विस ज्वाइन की थी तब हमारे चीफ सेक्रेटरी जोसेफ साहब एक बार दौरे पर आए। वो चाहे जितने भी बिजी हो, अगर कोई नया अधिकारी उनसे मिलने आता था तो वह हमेशा 5 मिनट का ही सही समय जरूर देते थे। मैंने नया ज्वाइन किया था। उन्होंने मिलने पर मुझसे एक चीज कही थी जो मैं कभी नहीं भूला। उन्होंने कहा था कि नौकरी में हर दिन ऑफिस ऐसे आना जैसे कि वो नौकरी का पहला दिन हो। अपने शहर में जो भी करना, लेकिन कोई खराब खबर मुझ तक नहीं आनी चाहिए। उनको इंक पेन से लिखने की आदत थी। वो अपने पास नए पेन का डिब्बा रखते थे। जब कोई नया आईपीएस या आईएएस अधिकारी उनसे मिलता तो उसको पेन जरूर गिफ्ट देते थे, ताकि रोज फाइल साइन करते हुए अधिकारी संभल कर साइन करें। आई हैव रियलाइज्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कि उनकी एडवाइस काफी प्रोफाउंड थी। तुम्हारे एजुकेशन लीव का अप्रूवल करके भेज दिया है। सुब्रमण्यम साहब ने सामने रखा हुआ एक पेन का डिब्बा गजेंद्र की तरफ बढ़ाया। आई विश यू लक। गजेंद्र अपनी सीट से उठा। उसने पेन को ध्यान से देखा, थैंक्स कहा और कमरे से निकल गया। कमरे से निकलते हुए उसने मनोज को फोन किया। मिल गया अप्रूवल, बहुत बढ़िया। इधर से आवाज आई। सासा अपने दोस्तों के साथ एक पब में थी। शोर शराबे में अपनी आवाज को सुनने की कोशिश करती हुई, आंखों पर गहरा काजल, सूजी हुई आंखें, चेहरे पर नकली मुस्कुराहट। जब पब में चारों ओर सबको देख रही थी, इतने शोर में उसे कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा था। मन में एकदम सन्नाटा था। वह पब से बाहर निकलकर स्मोकिंग पॉइंट पर आई। वहाँ पहले से कुछ लोग थे। स्मोकिंग पॉइंट पर उसने किसी से एक सिगरेट ली और जला ली। कुछ देर सिगरेट पीने के बाद वह अकेली ही पब से निकलकर कोरेगांव पुणे की मोइम रोड पर टहलने लगी। रास्ते में कई सारे विदेशी लड़के लड़कियां, आदमी औरत दिख रहे थे। इनमें से ज्यादातर वह लोग थे जो रजनीश के आश्रम से आए हुए थे। वह कुछ देर चलकर जर्मन बेकरी पहुंची। वैसे वह यहाँ कभी अकेले नहीं आती थी, हमेशा अपनी गैंग के साथ आती थी। ऐसी जगह जहाँ आप दोस्तों के साथ आए हो, वहाँ कभी अकेले पहुँचने से ज्यादा खाली लगता है। शासा ने अपनी फेवरेट पेस्ट्री ऑर्डर की और अपनी फेवरेट जगह पर आकर बैठ गई। वह लोगों को देखने लगी। अपने अलावा उसे सब खुश लग रहे थे। बेकरी के दूसरे कोने में एक लड़का भी सासा के जैसे ही पूरे कैफे में अकेला दिख रहा था। दोनों की नजरें मिली। उम्र से यह लड़का स्कूल में पढ़ने वाला लगता था। सासा की पेस्ट्री आ चुकी थी। वह लड़का अब भी उसे देख रहा था। लड़का उठकर सासा की टेबल पर आया। इससे पहले कि वह बैठने के लिए पूछता, सासा ने ही उसको बैठने का इशारा किया। मैं रजनीश आश्रम के लिए घर से भागकर आया हूँ। सासा ने उसको ध्यान से देखा। लड़का कुछ और कहना चाहता था, लेकिन कुछ घबराकर वह चुप हो गया। बोलते रहो, चुप क्यों हो गए? सासा ने कहा, ओशो के कुछ वीडियो देखे थे, लगा कि आश्रम बहुत कूल जगह है, इसलिए भाग कर आ गया। लेकिन अब यहाँ एंट्री ही नहीं मिली। 18 का नहीं हूँ ना। अब डर लग रहा है। मुझे घर वापस नहीं जाना। सासा भी तो घर से भाग रही थी। खुशकिस्मत हैं वो लोग जिनके पास लौटने के लिए कोई घर होता है, या कोई ऐसी जगह होती है जिसको घर बोला जा सके। सा के पास घर नहीं था, या फिर वह घर था जिसको वह घर मानना बंद कर चुकी थी। जिनके घर नहीं होते वे जिंदगी भर भाग कर भी कहीं पहुंचते नहीं, जब तक कि वह किसी एक ऐसी जगह रुककर अपना घर नहीं मान लेते। यूं तो घर बस एक खाली जगह है जहां पर सारे मुखौटे उतर जाते हैं, लेकिन सबके नसीब में यह जगह भी नहीं होती। तो दोस्तों, क्या मनोज और शाशा एक ही क्लास में बैठ पाएंगे? क्या एक पिता अपनी बेटी का खोया हुआ भरोसा वापस जीत पाएगा, या शाशा हमेशा के लिए अपनी पढ़ाई और अपने पिता को छोड़ देगी? अगले भाग में देखिए, जब कॉलेज के गेट पर आमने सामने होंगे। कहानी पसंद आई हो तो शनि हिंदी कहानियाँ को सब्सक्राइब करना न भूलें और कमेंट में बताएं कि आपको मनोज का ये फैसला कैसा लगा। जय श्री श्याम।